हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2026 के इम्पॉर्टेंट सोशल और कल्चरल इश्यूज। फर्स्ट, भाषिनीज श्रुतलेख मल्टीलिंगुअल ट्रांसलेशन टू। श्रुतलेख का मतलब है स्पीच टू टेक्स्ट। तो इसमें होगा क्या बेसिकली, इसको हम सोशल इश्यूज में क्यों कवर कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल में मेंशन है। उन सब में इट विल बी पॉसिबल टू कन्वर्ट एनी डेटा, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मेटी का ये इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया। तो भाषिणी जो है इसका एआई टूल है जिसका नाम श्रुतलेख है। तो भाषिणी पहले से चल रहा है, उसका एआई टूल है श्रुतलेख, विच विल बी मल्टीलिंगुअल रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन। तो बोलते बोलते सेम जो लेट्स से मैं अभी हिंदी में बोल रहा हूँ तो उसको पंजाबी में कन्वर्ट करना, या इंग्लिश में, या जितनी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उन सब में रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन ये टूल कर पाएगा श्रुतलेख। सो दिस इज वन अमेजिंग यूजेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये एआई पावर्ड टूल है, इंडिया के भाषिणी को यूज किया गया है। सो भाषिणी बेसिकली इस भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, जो कि ट्रांसलेशन के लिए हमारा एक टूल है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का। एंड दिस इज अंडर द ब्रॉडर मिशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो NLTM के अंदर ये आता है। ठीक है जी, रियल टाइम स्पीच टू टेक्स्ट मल्टीलिंगुअल होगा ये। ऑटोमेटिक लैंग्वेज डिटेक्शन होगी, कौन सी लैंग्वेज जो इंसान जो भी बोल रहा है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो ये टूल डिटेक्ट करेगा और उसे जिस लैंग्वेज में कहेंगे उसमें वो कन्वर्ट कर देगा। लाइव ट्रांसलेशन डिस्प्ले होगा अलग अलग लैंग्वेजेस में। दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर सो मेनी डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है जी, डिजिटल इंक्लूजन में ये बहुत बढ़िया रहेगा। अभी भी इंडिया में हार्डली 3-4% लोग होंगे जिन्हें अच्छी इंग्लिश बोलनी और पढ़नी और समझनी आती है। उसके अलावा ज़्यादातर लोग रीजनल लैंग्वेजेस में ही कंफर्टेबल होते हैं। सो इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अगर हमें किसी भी चीज़ की, स्पेशली गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स या उनकी स्पीचेस की रीच को बढ़ाना है, देन इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी कि लोगों को उनकी भाषा में समझ आए। ठीक है जी, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इसमें कवर की गई हैं, राइट। रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो जितना भी हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रा है, DPI जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आधार, UPI, डिजिलॉकर, इनके रिलेटेड जितना भी सारा डेटा है हमारा, वो सब अब मल्टीलिंगुअली अवेलेबल हो पाया करेगा। इसे रियल टाइम स्पीच ट्रांसलेशन को गवर्नेंस पोर्टल्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, जैसे कि ई श्रम पोर्टल या UPI पेमेंट्स में या मेजर पब्लिक इवेंट्स में, क्योंकि ज़्यादातर आम लोग अब ये प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने लग गए हैं। इट विल बी बेनिफिशियल अगर जितनी भी इंडियन लैंग्वेजेस हैं उन सब में ये समझ में आए, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। दूसरा है तुर्कमन गेट, जो कि दिल्ली में है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी, लेकिन ये रिसेंटली न्यूज़ में था। एक रिसेंट डेमोलिशन ड्राइव यहाँ पे चलाई गई थी इसके आसपास, जो कि इसकी वेरासिटी पे और इसके अस्तित्व पे बेसिकली दोबारा से एक क्वेश्चन खड़ा करती है। सो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बिकॉज इट इज़ हेरिटेज। तो इमरजेंसी एरा में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस टाइम पे भी इस एरिया में दिल्ली के बहुत सारे फोर्स्ड डेमोलिशंस हुए थे। और ऑफ कोर्स उनका जो स्टरलाइजेशन कैंपेन है वो तो बहुत इनफेमस है ही। तो ये न्यूज़ में रहा इस वजह से। अब तुर्कमन गेट है क्या? दिल्ली में हमें पता है कि दिल्ली में पुराने बहुत सारे शहर हैं, उसमें से एक है शाहजहानाबाद। तो शाहजहानाबाद के 14 गेट्स में से एक है तुर्कमन गेट, जो कि मुगल एम्परर शाहजहां की जो वॉल्ड सिटी थी 17th सेंचुरी में, उसमें एक गेट है ये। तो इसका नाम रखा गया है सूफी सेंट हजरत शाह तुर्कमन बयाबानी जी के नाम पर। तो तुर्कमन गेट हजरत शाह तुर्कमन बयाबानी जी के नाम पे रखा गया है, जिनका मोजोलियम इसी के बिल्कुल पास में ही है, उनकी जो मज़ार है। और इसके बिल्कुल पास ही रज़िया सुल्तान की भी मज़ार है एक्चुअली। इसकी सिग्निफिकेंस मुगल दिल्ली से पहले की है। तो सूफी टाइम से इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो चली आ रही है। सूफी सेंटर, ये एक बहुत मेजर सूफी सेंटर रहा है। ठीक है जी, रज़िया सुल्तान की ग्रेव इसके पास है, जिससे कि इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है हमें। आप देख सकते हैं फोटो में प्रॉपरली। ये जो गेट है तुर्कमन गेट,
ये एक प्रॉपर रूट के ऊपर फॉल करता है, लिंकिंग फतेहपुरी मस्जिद, हौज काजी एंड द ओल्ड यमुना बेल्ट। ठीक है जी, जो कि शाहजहानाबाद के अर्बन डिजाइन का एक हिस्सा है। तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से और हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस ये रखता है। राइट, आई एम प्रिटी श्योर कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। अब ये जामा मस्जिद के पास पुरानी दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके अलावा और भी जो गेट्स हैं, इन सब के जो हैं बहुत इंपॉर्टेंस है हेरिटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्होंने डिफेंसिव और कमर्शियल फंक्शंस भी परफॉर्म किए हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स से शाहजहानाबाद को हमेशा बचाया है, और बहुत सारी मेजर हिस्टोरिकल डिसरप्शंस में ये खड़े रहे हैं ये गेट्स। दैट इज सिग्निफिकेंट। 1857 का रिवोल्ट हुआ, ठीक है जी, ब्रिटिश टाइम में बहुत सारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स उन्होंने तोड़े, पार्टीशन हुई, उसके बाद कमर्शियली ये एरिया कितना ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है दिल्ली का जामा मस्जिद वाला, वी नो दैट। फिर भी ये गेट आज भी खड़ा है वहाँ पे। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है, और इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, और इसकी हेरिटेज इंपॉर्टेंस भी है। तो ये न्यूज़ में था, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। उसके बाद न्यूज़ में रहा ट्रांसजेंडर्स के बारे में। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसके अकॉर्डिंग जितने भी ट्रांस मैन और जेंडर डाइवर्स पी AFAB है, AFAB यानी असाइंड फीमेल एट बर्थ हैं, जिन्हें बाद में पता चलता है कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं, बट एट द टाइम ऑफ बर्थ दे आर असाइंड एज फीमेल। तो जितने भी ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं वो सभी सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन, मेडिकल इग्नोरेंस और स्ट्रक्चरल बैरियर्स फेस करते हैं बेसिक हेल्थ केयर को एक्सेस करने। और ये तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपरली ट्रांसजेंडर्स को थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। स्टिल दे फेस सिस्टमिक बैरियर्स इन एक्सेसिंग बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज। आज भी आप कई जगहों पे चले जाएं तो आपको मेंस वॉशरूम मिलेंगे, वुमेन्स वॉशरूम मिलेंगे, ट्रांसजेंडर्स वॉशरूम अलग से नहीं मिलेंगे, या न्यूट्रल जेंडर जो वॉशरूम्स हैं वो नहीं मिलेंगे। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों की बात करेंगे कि जी मॉल्स में नहीं है या होटल्स में नहीं है, तो तब भी चलेगा। लेकिन अगर जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कि हमें एटलीस्ट हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल्स में तो बेसिक हेल्थ केयर मिले हमारे जेंडर के लिए अलग से, वो भी जब नहीं होता है, देन इट वायलेट्स ऑफ कोर्स योर बेसिक राइट्स। तो रिसेंट रिपोर्ट से ये हमें पता चला है कि ट्रांसजेंडर स्टिल फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, तो ट्रांसजेंडर वेलफेयर जो है वो न्यूज़ में आ जाता है इससे। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में आया था, जिसके अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर्स को हर जगह राइट्स दिए गए हैं। लेकिन ऐसे राइट्स का हॉस्पिटल्स में ना होना उनके राइट्स का डायरेक्ट वायलेशन हो जाता है। जुडिशियल रूलिंग्स है इसके लिए, वेलफेयर स्कीम्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन गैप है का, और कहीं ना कहीं सोसाइटल स्टिग्मा भी है। इंडिया में बहुत सोसाइटल स्टिग्मा क्रिएट होता है इफ देर इज समथिंग रिलेटेड टू योर जेंडर। तो लीगल एनफोर्समेंट प्रॉपरली की जानी चाहिए। एफर्मेटिव सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो कि आई थिंक ऑलरेडी हैं, बस इम्प्लीमेंट करना बाकी है अच्छे से। और नेशन वाइड सेंसिटाइजेशन, ये एक चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं हम। सेंसिटाइजेशन बड़ी ज़रूरी है। लोग अभी भी अलग अलग नामों से बुलाते हैं ट्रांसजेंडर्स को, देयर सोशल प्रेस्टीज इज एट स्टेक। तो अगर लोग सेंसिटाइज हो जाएंगे, देन आई थिंक इट विल बी ईजियर टू इम्प्लीमेंट ऑल दी अदर स्टेप्स। तो क्या-क्या स्टेप्स हैं जो अब तक लिए गए हैं? अगर हम जुडिशियल इंटरवेंशंस की बात करें, सबसे लैंडमार्क केस नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट केस, जिसने ट्रांसजेंडर्स को एक थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया। ठीक है जी, तो नालसा इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसमें कहा गया था कि ट्रांसजेंडर्स एक थर्ड जेंडर हैं और इन्हें फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे 14, 15, 16, 19 एंड 21। राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड ऑल दोज राइट्स, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी में राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि हाँ, अगर ट्रांसजेंडर्स को एक थर्ड जेंडर बनाया गया है, उन्हें राइट है कि वो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को प्रिजर्व रख सके। और उन्हें सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में भी गिना गया, जिससे कि उनके लिए रिजर्वेशंस का डोर ओपन हो गए। इसने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को ये डायरेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वेलफेयर स्कीम्स बनाइए और पब्लिक फैसिलिटीज ट्रांसजेंडर्स के लिए बनाई जानी चाहिए। लेकिन अभी तक प्रॉपरली ऐसा कई जगहों पर नहीं हुआ है। देन पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 में आई, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया। उसी में ये भी कहा गया था कि प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी
इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी अंडर द फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कोई ट्रांसजेंडर चाहता है कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर आइडेंटिटी रिवील ना की जाए तो उसे इसका फंडामेंटल राइट है। देन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सेम सेक्स जो कंसेंशुअल सेम सेक्स रिलेशंस हैं उन्हें डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। आईपीसी के सेक्शन 377 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। उसमें भी ये कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं या जो भी डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी वाले लोग हैं उनके लिए समाज में सोशल एक्सेप्टेंस और डिग्निटी बढ़ाने के लिए सरकार कोशिशें करे। देन मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2024 की जजमेंट है जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स को राइट है टू चेंज देयर नेम एंड जेंडर ऑन बर्थ सर्टिफिकेट्स। क्योंकि बर्थ के टाइम पे ज़्यादातर लोग वही है ना कि असाइंड फीमेल एट बर्थ, बर्थ टाइम पे पता ही नहीं चलता, लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं है दैट हाउ टू कैटेगराइज समवन एज अ ट्रांसजेंडर। तो बर्थ सर्टिफिकेट पे वो मेल या फीमेल लिख देंगे, बट देन लेटर ऑन दे फाइंड आउट दैट दे हैव ए ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी। तो बाद में उन लोगों को ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे चेंजेस करा सकें, नाम बदल सकें और जेंडर भी चेंज कर सकें, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 में भी कहा गया है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे नया तो यही एक्ट है हमारे पास। इस एक्ट में कॉम्प्रिहेंसिवली एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, पब्लिक सर्विसेज, ये सारी ट्रांसजेंडर्स को कैसे अच्छे से दी जाएं उन सब के ऊपर रूल्स बने हुए हैं। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का क्लॉज है इसमें कि आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर, जिसमें से जो डीसी या डीएम होता है वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसके लिए कोई मेडिकल एग्जाम नहीं होता है, और जेंडर अफर्मिंग केयर, एचआईवी सर्वेलेंस, वो सब कुछ इसमें दिया जाता है। इसमें नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी एस्टैब्लिश करने की प्रोविजन है जो कि 2020 में बनी थी, जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है। देन रूल्स नोटिफाई किए सरकार ने 2020 में जो थोड़े डिटेल्ड थे, इसमें आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स और सारे जितने भी उनको वेलफेयर स्कीम्स हैं उन सब के ऊपर डिटेल्ड गाइडलाइंस थे। सो देयर इज एन एक्ट ऑफ 2019, देयर आर रूल्स वीजा वी दैट एक्ट इन 2020 जिसमें डिटेल्ड गाइडलाइंस है, राइट। एंड देन इलेक्शन कमीशन ने अदर्स नाम का एक जेंडर ऑप्शन जो है वो ऐड किया 2009 में वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में, ताकि ट्रांसजेंडर पर्सन्स खुद को आइडेंटिफाई कर सकें और उन्हें फोर्सफुली मेल या फीमेल खुद को ना कहना पड़े। तो ये जो अदर वाला जो एक जेंडर्स कॉलम में देखते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसजेंडर्स। वेलफेयर स्कीम सरकार ने अच्छी खासी चलाई हुई है। स्माइल स्कीम है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज। इसके अंदर एक सब स्कीम है गरिमा गृह, तो ये भी सब चल रही हैं। देन आयुष्मान भारत टीजी प्लस, ट्रांसजेंडर प्लस, जिसमें इनको हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है 5 लाख रुपए पर ईयर तक की। इनके लिए पेंशन स्कीम है, ट्रांसजेंडर पेंशन स्कीम। देन नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स भी है अलग से। सो एवरीथिंग दैट कैन बी देयर इज देयर। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, इंडियन प्रिजन्स में इनके लिए अलग से प्राइवेसी सेफ्टी की प्रोविजंस की जाती हैं। स्टेट लेवल पे जैसे केरला है, इन्होंने ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन तक दे रखी है। ट्रांसजेंडर एक्सक्लूसिव हॉस्टल्स बने हुए हैं केरला में कई जगहों पर। महाराष्ट्र ने ट्रांसजेंडर वेलफेयर सेल्स बनाए हुए हैं कॉलेजेस में। तमिलनाडु ने फ्री जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज जो हैं वो अलाउ की हुई हैं अपने सरकारी हॉस्पिटल्स में। तो केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैव टेकन सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स रिकॉग्नाइजिंग द राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स। आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है हमें? जो भी लॉ बने हुए हैं वो इनफ है, पर उनकी प्रॉपर एनफोर्समेंट हो इन लेटर एंड इन स्पिरिट, ये ज़रूरी है। सेकेंडली, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। देन थर्ड, इकोनॉमिक इंक्लूजन और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी ज़रूरी हैं। कई जगहों पर अभी भी ट्रांसजेंडर्स को लेकर बहुत सारा स्टिग्मा है, वो दूर किया जाएगा तभी उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी। जैसे स्माइल स्कीम हो गई, तो ये स्कीम तो है लेकिन ये कितनी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड है, दैट रिमेन्स टू बी सीन। जो मेन मुद्दा जिसके वजह से हमने ये टॉपिक शुरू किया था कि उन्हें अफोर्डेबल और एफर्मेटिव हेल्थ केयर नहीं मिल पा रहा है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। आयुष्मान भारत के अंडर इसको कहा भी गया है, लेकिन किसी ना किसी तरह मुझे लगता है कि कोई रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम हॉस्पिटल्स में होना चाहिए, दैट दोज हॉस्पिटल्स दैट आर गिविंग एफर्मेटिव
ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर, उन्हें कोई रिवॉर्ड दिया जाए, और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं उन्हें किसी तरीके ना किसी तरीके पेनल्टी लगाई जाए, तभी ये जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ठीक है जी। दिस रिक्वायर्स एस्टैब्लिशिंग डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स लाइक एम्स दिल्ली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जहां पर इनके लिए, जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनके लिए स्पेशल मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई जाए। तो ये बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज इट्स अ बेसिक नेसेसिटी कि आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, और अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है देन यू कैन इमेजिन हाउ डिफिकल्ट लाइफ कैन गेट। फाइनली सोशल अवेयरनेस एंड कल्चरल चेंज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंसिटाइजेशन। लोगों को पता चले दैट व्हाट ट्रांसजेंडर्स आर, व्हाई दे आर हियर, राइट, व्हाट आर देयर आइडेंटिटीज, ओरिएंटेशंस, एवरीथिंग। तो इसके लिए कैंपेन जैसे कि आई एम ऑल्सो ह्यूमन कैंपेन जैसा कुछ चलाया जाना चाहिए। रिस्पेक्टफुल मीडिया रिप्रेजेंटेशन इन लोगों की होनी चाहिए, और कल्चरल एडवोकेसी जो है वो की जानी चाहिए स्पोर्ट्स वगैरह में और सब जगहों पर, ताकि इनकी विजिबिलिटी बढ़ सके एंड ट्रांसजेंडर्स कैन बिकम अ पार्ट ऑफ प्रॉपर मेन स्ट्रीम सोसाइटी। ठीक है जी। देन देर इज द न्यूज ऑफ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान, यानी कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। तो इंडिया में अभी भी चाइल्ड मैरिज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट ने और यूनाइटेड नेशंस ने 2030 का टारगेट सेट किया है, जब तक चाइल्ड मैरिज पूरी तरह से खत्म कर दी जाएगी। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का 1 साल कंप्लीट किया। तो 2025 में लॉन्च किया गया है, और 2030 तक ये इंडिया में जो चाइल्ड मैरिजेस हैं उनको ज़ीरो करने के बारे में सोचता है। ठीक है जी। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान कोई ऐसे लीगल कैंपेन नहीं है कि जो भी चाइल्ड मैरिज कर रहा है उनको जेल में डाल दो। इट इज मोस्टली अ कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव, जिसमें कि सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं हम। ठीक है जी। फ्रॉम अ प्योरली लीगल पर्सपेक्टिव टू प्रिवेंटिव कम्युनिटी ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी एनेबल्ड स्ट्रेटजी, ताकि चाइल्ड मैरिजेस 2030 तक पूरी खत्म हो जाए, जो कि SDG 5.3 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5.3 का भी एक हिस्सा है। ठीक है जी। तो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान 2024 में लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, जिसमें कि 2030 तक इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस पूरी तरह से बंद कर दी जाए। तो UNSDG के प्रति ये इंडिया का डेडिकेशन दिखाता है। तो इसका पर्पस क्या है, हर साल थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, 2026 तक 10% चाइल्ड मैरिजेस कम करेंगे, बच्चों के राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे, सोशल नॉर्म्स को चेंज करने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड ऑल्सो लिव विद डिग्निटी। तो इसे प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में जो है वो डाला गया है। देन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है एनलाइटनमेंट एंड वॉलंटरी एक्शन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2024 की, जिसमें प्रिवेंशन की बात की गई है कि चाइल्ड बिट्रोथल्स जो हैं उनको प्रिवेंट किया जाए, डायरेक्टेड states to create stronger institutional mechanisms against child marriage. So these are the steps that need to be taken to make a बाल विवाह मुक्त भारत। ठीक है जी। इसमें चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर्स होंगे, एक पोर्टल बना हुआ होगा, कम्युनिटी को एंगेज किया जाएगा। आज भी ऐसा होता है कि कई जगहों पर जब बाल विवाह होने लगता है तो कोई ना कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है कि जी यहाँ तो बच्चों की शादी हो रही है। पुलिस पहुंच जाती है और वो शादी रुक जाती है, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। तो कहीं ना कहीं तो वॉलंटियर्स आगे आते हैं। प्रोग्रेस की अगर हम बात करें तो यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये सपोर्ट कर प्रोवाइड कराती हैं, जैसे टेक्निकल सपोर्ट हो गया होता है। ठीक है जी। एंड इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यस, तो इसमें एक सक्सेस मॉडल है। बलोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। ठीक है जी। बलोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे एक भी बाल विवाह नहीं होता है। एंड सूरजपुर ऑफ छत्तीसगढ़ डिक्लेयरिंग 75 चाइल्ड मैरिज फ्री पंचायत। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो कि गांव लेवल पे होना ही चाहिए। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर दिस वीक। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम। थैंक यू एंड टेक केयर।